Hello everyone, welcome back to Law Vita. My name is Aradhya Gupta. Today we are going to discuss one of the most important and practical concept in labor and industrial law, that is the collective bargaining. बहुत ही important topic है और लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में रिपीटेडली आता है ये क्वेश्चन हमारे एलएलबी एग्ज़ाम में. ठीक है, तो क्या है ये? तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो वेजेस को लेकर हो, वर्किंग कंडीशंस को लेकर हो, जॉब सिक्योरिटी को लेकर हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक डेमोक्रेटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसका मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके कंडीशंस, इसके एडवांटेजेस, इसके टाइप्स और इम्पॉर्टेंट केस लॉज तक सब कुछ कवर करेंगे. ठीक है, तो एंड तक आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा. चलिए मीनिंग के साथ शुरुआत करते हैं. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने आपको बोला एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ यूजुअली ट्रेड यूनियंस के थ्रू अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग किस किस के रिगार्डिंग द वेजेस, रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स, रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, रिगार्डिंग द बेनिफिट्स दे मस्ट गेट और दे आर रिसीविंग, और रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी. तो नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है with the help of trade union, that we known as the collective bargaining. When an organized body negotiate with the employer and fixes the terms of employment by bargaining, bargain करके negotiate करके उस process को हम कहते हैं collective bargaining. तो एक तरीके की voluntary negotiation है, स्वेच्छा से की जा रही है. ठीक है, जिसमें दोनों ही पार्टीज वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑन दी अदर हैंड एम्प्लॉयर एक अग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ 1960 इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. उन्होंने डिफ़ाइन किया है एज द नेगोशिएशंस अबाउट द वर्किंग कंडीशंस एंड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, और देयर ऑर्गेनाइजेशंस विद अ व्यू ऑफ रीचिंग टू एन अग्रीमेंट. सिमिलरली करोल लेदर कर्मचारी संगठन वर्सेस लिबर्टी कंपनी में केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक है बाय विच द डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड एमिकेबली. ठीक है, म्यूचुअली बाय एन अग्रीमेंट रादर देन एन कोअर्जन. एक स्ट्रेस, एक भिड़ंत से नहीं, बल्कि एक अग्रीमेंट के साथ अपने मुद्दों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का टेक्निक ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है. अब हम जानते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे यूनिक और इफ़ेक्टिव बनाते हैं. तो पहला है कलेक्टिव प्रोसेस. तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बोथ फ्रॉम द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट और द एम्प्लॉयर, वो आप साथ में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो तब मिलके ये कलेक्टिव प्रोसेस बनता है. दूसरा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार का निगोशिएशन हो गया, नहीं. कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग चलती रहती है. तो ये एक तरीके का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है रेगुलर और स्टेबल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए. थर्ड इज़ कि ये एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक प्रोसेस है. कैसे? जैसे जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से नेगोशिएशन की जो भी अप्रोच है वो इवॉल्व होती रहती है. ठीक है, द पार्टीज अडॉप्ट द फ्लेक्सिबल एटीट्यूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग. एंड द फोर्थ इज द पार्टनरशिप एटीट्यूड. इस प्रोसेस में वर्कर्स का रोल मैनेजमेंट के साथ मिलकर सोल्यूशन ढूंढना होता है. इसलिए हम कह रहे हैं कि एक पार्टनरशिप एटीट्यूड के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग काम करता है. इट्स अ मेथड ऑफ पार्टनरशिप ऑफ वर्कर्स विद द मैनेजमेंट. राइट, तो ये जो प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ये कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है. फर्दर बात करते हैं कि क्या इसके कुछ असेंशियल कंडीशंस हैं. तो एक सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के लिए कुछ असेंशियल कंडीशंस होने चाहिए. जैसे पहला, राइट टू ऑर्गेनाइज, यानी कि ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने का राइट होना चाहिए वर्कर्स के पास. ठीक है, क्योंकि बिना एक स्ट्रॉन्ग यूनियन के बार्गेनिंग नहीं हो सकती है. सो देयरफॉर वर्कर्स मस्ट हैव द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. सेकेंड इज़ फेवरेबल पॉलिटिकल एंड सोशल क्लाइमेट. तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं इन ट्रेड यूनियंस को और कलेक्टिव बार्गेनिंग को. इसीलिए जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सपोर्टिव होता है तब ही बार्गेनिंग स्मूथ होती है ना. और इंडिया में कई सारी ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए होते हैं जिसका इन्फ्लुएंस नेगोशिएशन पर अल्टीमेटली पड़ता है. ठीक है, सो देयर शुड बी अ फेवरेबल एंड सोशल क्लाइमेट. राइट,
द थर्ड इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो देखिए अगर एम्प्लॉयर यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो नेगोशिएशन करना मुश्किल होगा। इसीलिए जो रिकॉग्निशन है वो फाउंडेशन है ऑफ दिस फॉर्मल डायलॉग। रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग। फोर्थ असेंशियल कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ट्रेड यूनियन, यानी कि यूनियन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अफेक्टिव बार्गेनिंग करेगा, है ना। वीक और फ्रेगमेंटेड और बिखरा हुआ यूनियन नेगोशिएशन टेबल पर वीक पड़ जाता है। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द ट्रेड यूनियंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। एंड द लास्ट एसेंशियल कंडीशन हियर इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यानी कि दोनों ही जो पार्टीज हैं उनको ये अप्रोच रखनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि दूसरी पार्टी को हराने की कोशिश रहनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे विन विन वाला माइंडसेट होना चाहिए, विन लॉस वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। द पार्टीज वाइल नेगोशिएटिंग शुड अडॉप्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, है ना। जो भी प्रॉब्लम उनको वो लोग फेस कर रहे हैं और जिसके लिए वो लोग नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड होना चाहिए। ये 5 असेंशियल कंडीशन ज़रूरी हैं फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम बात करें कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है। तो इसकी पर्पस है कि वर्कर्स को अपनी कंप्लेंट्स और ग्रीवांसेस एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, है ना। इट गिव्स वॉइस टू देयर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांसेस। दूसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एमिकेबल, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक सेटलमेंट का रास्ता निकालता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। इट लीड्स टू एन एमिकेबल सोल्यूशन पीसफुली विदाउट हैविंग एनी इल विल, है ना। कोई बुरी विचारधारा ना लाकर एक पीसफुल मैनर में सोल्यूशन डिराइव करने का ऑब्जेक्टिव रहता है इसका। थर्ड, फ्यूचर में भी जो भी अगर कोई डिस्प्यूट्स हो उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू दिस क्लियर अग्रीमेंट्स, है ना। अगर अभी से आपके इस तरीके के अग्रीमेंट्स रहेंगे तो फ्यूचर डिस्प्यूट को भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। एंड द लास्ट इज कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल पीस और वर्कर मैनेजमेंट रिलेशंस इम्प्रूव करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसीजर, ठीक है। चलिए, इट फॉस्टर अ पीसेबल एंड स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। यही आई थिंक समाउ इसके एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। देखिए, पहला हमने यहाँ लिखा है कि एक यूनिफाइड वॉइस होती है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी डिमांड्स कलेक्टिवली रखते हैं, इससे एम्प्लॉयर पर प्रेशर बनता है और जो उनकी हक की लड़ाई है उसमें वो आगे बढ़ पाते हैं। तो इट लीड्स टू अ यूनिफाइड लार्ज वॉइस ऑफ द एम्प्लॉयज़। दूसरा है बेटर वर्किंग कंडीशंस। देखिए, जब आवाज़ उठेगी, ठीक है, जहाँ पे वो दब रहे हैं वो अपनी बात उठाएंगे तो क्या होगा, इससे उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर होंगी, बी इट द वेजेस, द सेफ्टी फैसिलिटीज़, वो सब इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड एडवांटेज इज द क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एग्रीमेंट के थ्रू दोनों ही साइड्स की जो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, और बात करने से तो कई सारे सोल्यूशन निकलते हैं। सो इट मेक्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज मोर क्लियर। अब एडवांटेज है तो हो सकता है कुछ डिसएडवांटेज भी हो, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नेगोशिएशन लेंदी होता है, तो इट कंज्यूम्स द टाइम एंड कहीं ना कहीं जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें भी कमी होती है और इससे इंडस्ट्री को असर पड़ता है। दूसरा है इंटर यूनियन राइवलरी। इंडिया में देखिए मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होने की वजह से कंसेंसस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस आपस में ही अपने मुद्दों को लेकर लड़ते रहते हैं और जिस पर्पस से उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई है कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है। तो इंटर यूनियन राइवलरी जो है ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। थर्ड इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए, मैंने बोला ना ऊपर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं, तो कई बार जो है यूनियंस जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं और इससे क्या होता है, जो उनके रियल इश्यूज़ हैं वो उनसे डाइवर्ट भी हो जाते हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने बेनिफिट के लिए यूनियंस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यूनियंस का जो ऑब्जेक्टिव था वो फिर फेल हो जाता है ना, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। एंड द फोर्थ इज नो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। तो कभी कभी अनक्लियर होता है कि कौन सी यूनियन एक्चुअली मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सो वो क्योंकि कोई एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज माना जाता है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट हेडिंग इज द टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट्स। तो इंडिया में मेनली 3 टाइप के कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट्स होते हैं। पहला है बाईपार्टाइट, या फिर हम इसको वॉलंटरी अग्रीमेंट भी कहते हैं। तो ये सेटलमेंट डायरेक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का सेक्शन 18 जो है ये बाइंडिंग होता है ऑन बोथ द पार्टीज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग
इस तरह के जो अग्रीमेंट होते हैं जो दोनों पार्टीज आपस में मिलकर करते हैं वो बाइंडिंग होंगे अपॉन द पार्टीज इन्वॉल्व। सेकेंड टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट इज सेटलमेंट। ये ट्राईपार्टाइट होता है, जैसे ये बाईपार्टाइट है यानी कि इसमें 2 पार्टीज हैं। सेटलमेंट ट्राईपार्टाइट होता है और इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें कंसिलिएशन ऑफिसर भी इन्वॉल्व होता है, वो थर्ड पार्टी है यहाँ पे। दिस इज द अग्रीमेंट दैट इज अराइव बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है। और अगर कंसिलिएशन सक्सेसफुल होता है तो एक सेटलमेंट ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। थर्ड इज द कंसेंट अवार्ड। तो ये क्या है, जब डिस्प्यूट एडजुडिकेशन के सामने पेंडिंग हो, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनके सामने पेंडिंग हो और पार्टीज जो है आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट कर लें, तो फिर वो सेटलमेंट अवार्ड का पार्ट बन जाता है एंड फिर वो बाइंडिंग होता है, एंड दैट व्हाट वी कॉल एज द कंसेंट अवार्ड। व्हेन अ डिस्प्यूट इज पेंडिंग बिफोर अ कंपल्सरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, द पार्टीज कैन स्टिल नेगोशिएट बिटवीन देमसेल्फ एंड as a result of this agreement negotiation shall be incorporated and it becomes a binding force, ठीक है। तो ये हो गई बाईपार्टाइट, सेटलमेंट एंड कंसेंट अवार्ड। चलिए अब हम बात करें कि इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या पोजीशन है। तो देखिए इंडिया में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को इनडायरेक्टली उसके प्रोविजन को प्रोवाइड करता है, इंक्लूड करता है। जैसे कि कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करने का प्रोविजन है कि कंसिलिएशन ऑफिसर का रोल डिफाइंड है टू प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। लेकिन हाउएवर इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप अभी भी काफ़ी लिमिटेड है ड्यू टू मल्टीपल ट्रेड यूनियंस, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यूनियंस हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन मैकेनिज्म आई विल से, एंड द थर्ड इज देयर इज़ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से लिमिटेड स्कोप है हमारे कंट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग का, और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं। पहला है मल्टीपल ट्रेड यूनियंस, दूसरा है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, ठीक है, और तीसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की। केस लॉ ज़रूर लिखना, बहुत अच्छा असर डालते हैं ये आपके आंसर पे। पहला है राम प्रसाद विश्वकर्मा वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ऑफ 1961। तो इस केस में ये कहा गया था ट्रेड यूनियंस ने बार्गेनिंग को ऑर्गेनाइज बनाया था और जिससे इंडिविजुअल नेगोशिएशन का बर्डन कम हुआ, ठीक है। सेकेंड इज भारत आयरन वर्क्स वर्सेस भगू भाई पटेल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, राइट। इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है थ्रू दिस म्यूचुअल कॉपरेशन। थर्ड इज पूना मजदूर सभा वर्सेस जीके ड्यूटीज ऑफ 1956। तो इस केस में ऑब्जर्व किया गया दैट सेटलमेंट को अवार्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जब तक सेटलमेंट वैलिड है उससे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सेटलमेंट जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट था उसके बारे में ये है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक सेटलमेंट वैलिड है उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। द लास्ट इज देओली बाकरम वर्सेस स्टेट इंडस्ट्रियल कोर्ट नागपुर 1959 का केस है। इसमें it was held that the unions and the employers while making a collective bargaining must be sufficiently watchful that the agreement should be in conformity, not in the not violating of the general laws, ठीक है। तो याद रखना है कि अग्रीमेंट जो है वो लीगल प्रोविजंस के साथ कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, वो वॉयलेटिंग नहीं होना चाहिए। इवन नॉन यूनियन वर्कर्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, ये बात भी आपको याद रखनी है वाइल एक्सरसाइजिंग दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इस केस में कोर्ट ने कहा था, ठीक है। अब हम बात करें कि ट्रेड यूनियंस एक्ट में कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप है, क्या इसमें प्रोविजन है। तो ये जो एक्ट है ट्रेड यूनियंस एक्ट, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करता है लेकिन इसका फाउंडेशन जरूर रखता है। कैसे? इस एक्ट के अंदर ट्रेड यूनियंस को लीगल रिकॉग्निशन और इम्यूनिशंस मिलते हैं, है ना। इसी एक्ट के तहत तो ट्रेड यूनियंस फॉर्म होते हैं, जैसे और इसमें इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ट्रेड यूनियंस को, जैसे कि सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, जिससे प्रोटेक्शन इंश्योर होता है टू द ट्रेड डिस्प्यूट्स, राइट, ड्यूरिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स। दूसरा, इससे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होने और बार्गेन करने का लीगल राइट मिलता है इस एक्ट के तहत।
और इसीलिए इट प्लेज अ सपोर्टिव but essential role in enabling the collective bargaining in India. Right? This act is procedural in nature. It facilitates standards for effective collective bargaining in India. राइट तो दोस्तों ये हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग का होलसम लेक्चर. कलेक्टिव बार्गेनिंग एक असेंशियल मैकेनिज्म है इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखने के लिए. जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय टेबल पर बैठकर नेगोशिएशन करते हैं तो स्ट्राइक्स और डिस्प्यूट्स का स्कोप कम हो जाता है ना. लेकिन इंडिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी रिफॉर्म्स और भी यूनियन डिसिप्लिन की ज़रूरत है ना. ये हमने इस लेक्चर के थ्रू जाना है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर विद द होलसम नोट्स. आपको ये लेक्चर और कंटेंट और नोट्स कैसे लगे प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. आप लेबर लॉ के नोट्स हमारे इंस्टाग्राम पेज या हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर ले सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. All the best to everyone whosoever is having the exam, and stay tuned with Law Beta for more such insightful legal lectures. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.